नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। आज हम FLT 9 सॉल्व करने वाले हैं और आज का पहला प्रश्न है, हमें यहाँ पर दो सूची दी हुई है, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए है, आजीवक संप्रदायवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। घोर अक्रियावादी जो वाद है इसकी स्थापना किसने की थी, और उच्छेदवादी और संदेहवादी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो आजीवक संप्रदायवाद है इसकी स्थापना की गई थी मोखलीपुत्र गोशाल, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि मक्खलीपुत्र गोशाल के द्वारा। घोर अक्रियवादी की हम बात करते हैं तो घोर अक्रियवादी जो वाद दिया था अजित केस कम्बलिन के द्वारा, और उच्छेदवादी जो वाद है ये दिया था पूरण कश्यप ने, और संदेहवाद की जो स्थापना की थी ये की थी संजय बैठलीपुत्र ने। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है। देखिए परम ज्ञान का अर्थ क्या होता है जैन धर्म के अनुसार। तो जैन धर्म के अनुसार परम ज्ञान कहते हैं कैवल्य को। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद क्या हुआ था कि महावीर स्वामी को केवलिन जिन यानी कि विजेता और निग्रंथ कहा गया था। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, है ना। थर्ड प्रश्न है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। फाहियान, इत्सिंग, निष्क या फिर हुएनसांग। ऑप्शन नंबर डी सही है। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। और जो फाहियान की बात यदि आती है तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री था। ठीक, तो हुएनसांग की हो गया हर्षवर्धन के समय, और फाहियान जो हो गया वो हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या है। देखिए रजिया सुल्तान के पतन का जो महत्वपूर्ण कारण क्या है, इनमें से क्या उसका स्त्री होना, वह कुशल प्रशासिका नहीं थी, या फिर सेना का विद्रोह, या फिर रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। क्या है इनमें से रजिया सुल्तान के पतन का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण। ऑप्शन ए, उसका स्त्री होना ही यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। क्यों महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि उस समय जो वहाँ पे सरदार हुआ करते थे, वह जो धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे, वह नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई भी महिला शासन करे, और इसी कारण उसे क्या करना पड़ा, तुर्क सरदारों का विद्रोह झेलना पड़ा, और इसी की वजह से उसके जो राजपाट था इसका क्या हो गया था, पतन हो गया था। अच्छा, रजिया जो है यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। देखिए काफी फेमस शासिका रही है इतिहास में, और चांद बीबी शासिका अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर या फिर बरार। ऑप्शन ए, अहमदनगर की शासिका रही हैं चांद बीबी, और अहमदनगर में चांद बीबी की जो शादी हुई थी या फिर उनका विवाह हुआ था बीजापुर के शासक थे आदिल शाह प्रथम, उनके साथ शादी हुई थी चांद बीबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अकबर के द्वारा भारत में मनसबदारी जो है प्रथा की शुरुआत की गई थी, और यह शुरुआत की गई थी 1574 में, और इसमें मनसबदारी प्रथा जो थी वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर के समय में क्या था, 10 से 10,000 तक का मनसब दिया जाता रहा था, और मनसबदारी प्रथा में जात और सवार का उल्लेख होता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। 4 कॉलेज दिए हुए हैं, इनमें से हमें पहचानना है कि सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, किसकी स्थापना हुई थी। देखिए 1817 में राजा राममोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना ये जो की गई थी 1792 में जाकिर हुसैन ने की गई थी। ठीक है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना किसने की थी, 1792 में जाकिर हुसैन के द्वारा। और यहाँ पे जो मेयो कॉलेज है इसकी स्थापना मेयो ने, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1875 में की गई थी, जबकि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1920 में
तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है कि दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1792 में यानी कि सबसे पहले की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण रहा है क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, या फिर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। क्या है इनमें से सर्वप्रमुख कारण जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? ठीक, बताइए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण जो रहा है वह प्रमुख कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता एवं ऑप्शन ए है। और इसी समय एक और कारण था, क्रिप्स मिशन तो असफल हो ही गया था भारत छोड़ो, और उसी समय क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के कारण कुछ परिस्थितियां थी वह अति ऐसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनकी वजह से क्या हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और बाकी जो अन्य कारण है कि भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जन आंदोलन उठ रहा था वो भी एक कारण है, लेकिन इन कारणों दिए गए कारणों में से ऑप्शन नंबर ए सही है कि क्रिप्स मिशन की असफलता की वजह से ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे? कौन थे इनमें से? जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, या फिर सरोजिनी नायडू। सभी को पता होगा कि दादा भाई नौरोजी वह प्रथम भारतीय थे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे। ठीक, और ये कब चुने गए थे? ये चुने गए थे 1892 में, ठीक, 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? कौन सी पार्टी की बात की गई है? अखिल कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में पटना में कौन इसका संयोजक था या फिर किसने इसकी स्थापना की थी? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। देखिए, जो 1934 यानी कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे डेल्टा के प्रकार दिए हुए हैं और एक तरफ दी हुई नदी, तो किस प्रकार की नदी के द्वारा, किस नदी के द्वारा किस प्रकार का डेल्टा बनाया जाता है? उनमें से एक सुमेलित कथन नहीं है। ऑप्शन ए, चापाकार डेल्टा इरावदी नदी के द्वारा बनाया जाता है। पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अग्रवर्धी डेल्टा टाइबर नदी के द्वारा बनाया जाता है, और पाल युक्त डेल्टा सिंधु नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता। ऑप्शन नंबर डी ये जो है यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अच्छा, तो सिंधु नदी के द्वारा यदि पालयुक्त डेल्टा नहीं बनाया जाता तो कौन सा डेल्टा बनाया जाता है? वह डेल्टा बनाया जाता है चापाकार डेल्टा, इस प्रकार का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? यहाँ पर ग्रेनाइट एक चट्टान का प्रकार है, तो किस प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट? सभी को पता होगा ग्रेनाइट अत्यधिक कठोर चट्टान होती है, और ग्रेनाइट का जो स्ट्रक्चर है वो रबेदार होता है, यानी कि उसमें रबे पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट चट्टान ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान का एक क्या है, उदाहरण है। और दक्कन का पठार हमारा लावा निर्मित पठार है, और ग्रेनाइट का बना ही वह पठार कह सकते हैं दक्कन का पठार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दो सागर हैं, एक तो हिंद महासागर, दूसरी बात की गई है लाल सागर की। इन्हें आपस में जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मंडब की संधि, या फिर हॉर्मुज, वास्पोरस, या फिर मलक्का। देखिए, ऑप्शन ए क्या है, बाब अल मंडब की जो संधि है यही संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, और जबकि मलक्का जनसंधि की जो बात करते हैं वह बात आती है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं, वायुमंडल के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फोलॉजी,
मेटीरियोलॉजी या फिर इकोलॉजी या फिर मोटेलोलॉजी? ऑप्शन बी मेटीरियोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? इनमें से हमें उन नदियों के युग्म को पहचानना है जो डेल्टा बनाती है। देखिए आपको यदि ये पहचानना है, आपको पता होगा कि नर्मदा, ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। आपको एक नदी और ढूंढना है। यदि अगर आप वह पता लगा लेंगे तो आप ये लगा सकते हैं कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कावेरी, गंगा और महानदी, ये क्या करती हैं? डेल्टा बनाती है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ताप्ती लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए में नर्मदा मिल जाएगा आपको और ऑप्शन डी में नर्मदा ताप्ती दोनों। ये जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती डेल्टा ना बना करके क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वार नद बनाती है। तो ऑप्शन सी सही होगा कि कावेरी, गंगा और महानदी के द्वारा क्या बनाया जाएगा? डेल्टा बनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर मंदाकिनी, किस नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध? देखिए टिहरी बांध जो बनाया गया है यह बनाया गया उत्तराखंड राज्य के टिहरी के निकट और यह बनाया गया है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। इसका कारण हमें बताना है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप, जो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, इसके समीप प्रवाल भित्ति है, यह क्यों मर रही है? अत्यधिक मत्स्यन के कारण, या फिर अत्यधिक जहाजरानी के कारण, या फिर भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, या फिर लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण? ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं, ए बी सी में से हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी भूमंडलीय ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? वहां पे प्रवाल भित्ति मर रही है। अच्छा, प्रवाल क्यों मर रहा है? क्योंकि प्रवाल के जीवित रहने के लिए स्वच्छ जल और एक निश्चित तापमान होना चाहिए। यदि अगर तापमान में वृद्धि होती है तो प्रवाल क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी क्योंकि 2021 की जनगणना के डेटे नहीं आए हैं तो हमें इसीलिए बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? सभी को पता होगा ऑप्शन सी बिहार, जो कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है हमारे भारत देश का, और यहाँ की जो साक्षरता दर है वह लगभग 61.8% रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? गहन निक्षालन यानी कि उसमें पाए जाने वाले जो तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, जो कि किसी भी फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल होते हैं, वो बह जाते हैं। तो गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? लेटेराइट, काली जड़ोड़ या फिर लाल मृदा? बताइए क्या कहलाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का जो निर्माण है यह निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की क्या तीव्र निक्षालन प्रक्रिया द्वारा यह मिट्टी बन जाती है। कौन सी? लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दर्शाता है? ऑप्शन ए कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन या फिर कैगा जनरेटिंग स्टेशन? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन बी तारापुर परमाणु पावर स्टेशन, ये जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह नियुक्ति की जाती है संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 170 या फिर अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170 भारत में
राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 170 में राज्य विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। गठन कब होगा? जब वहां पे निर्वाचन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वह अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेता है, तो उसे यह शपथ कौन दिलाता है? क्या राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवृत्तमान विधानसभा अध्यक्ष, या फिर शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती विधानसभा अध्यक्ष के लिए, लेकिन हाँ ये शपथ लेता जरूर है, लेकिन किस प्रकार से? सामान्य विधानसभा सदस्यों के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता। विधानसभा अध्यक्ष जो शपथ है यह लेता है विधानसभा सदस्यों के रूप में। ठीक है, यानी कि विधायक के रूप में शपथ ग्रहण करता है विधानसभा अध्यक्ष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूची दी गई है और उनसे संबंधित विषय हैं। उन विषयों में हमें 4 यहाँ पे दिए हुए हैं और 4 अनुसूची दी हुई है। उनसे एक गलत जो है विषय से संबंधित 8 अनुसूची दी हुई है, हमें पहचानना है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप है, ठीक है। यह भी दूसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा के प्रारूप है? जी नहीं, दूसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा के प्रारूप नहीं है, जबकि शपथ एवं प्रतिज्ञा के जो प्रारूप है यह प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, विधानसभा के अध्यक्ष है, विधान परिषद के सभापति हैं, उपसभापति हैं, इनकी जो वेतनमान है उनका वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में बंद करती है। और यह अनुसूची 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, यह जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है, 2 सूची दी हुई है। एक में हमें दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरे में संविधान का जो अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है, हमें सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 54 में सभी को पता होगा भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है बिल्कुल सही है, यह दिया हुआ है। और अनुच्छेद 155 यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित है, सही है ये भी। और अनुच्छेद 164 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। तो 1 2 3 4 यही सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णन है? यानी कि हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो यह कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है? सभी को पता होगा इसका उत्तर कि अनुच्छेद 19 से 22 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना आदि की स्वतंत्रता का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। अकेले अनुच्छेद 19 में ही 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, यानी कि राज्यसभा, ये हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है हमारे संसद के। और अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद जो है वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पर राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? जी नहीं, इसके विघटित नहीं किया सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी कि दोनों ही व्यक्ति कार्य करने के लिए उपस्थित नहीं है, तो राष्ट्रपति पद पर कौन होता है, यानी राष्ट्रपति के कार्य कौन करता है उस समय? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर नहीं होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? क्या उत्पादन में ह्रास, या फिर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में वृद्धि। बताइए इनमें से मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। देखिए मुद्रा पूर्ति, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का एक क्या है? कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। CSO कब बनाया गया था, कब स्टेबलाइज हुआ था? ऑप्शन बी 1951, मई 1951 में भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन, उसके जो आंकड़े हैं इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कथन सत्य है। नीचे कूट दिए हुए हैं और इनमें से हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। डीएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में राइबोज शर्करा नहीं होती, इसमें डाईऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। और आरएनए में बेस थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। बिल्कुल सही है, जो बेस होता है वह थायमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। डीएनए में केंद्रक एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है, नहीं। और आरएनए में मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक का प्रकंद के रूप में रूपांतरण किस भाग से होता है। देखिए अदरक एक प्रकार का क्या है? प्रकंद है। तो यह प्रकंद के रूप में किस भाग से रूपांतरित होता है? जड़ से, उपजड़ से, तना से, या फिर मूसला जड़ से? तो ऑप्शन बी सही है, अदरक जो है तना से रूपांतरित होकर प्रकंद के रूप में बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय सभी को पता होगा, यह मुख्यालय ऑप्शन ए नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा, यकृत, फेफड़ा मनुष्य के किस तंत्र के भाग है। त्वचा, यकृत, फेफड़ा मनुष्य के किस तंत्र के भाग है, यानी कि किस सिस्टम के भाग है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, या फिर उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन तंत्र इसका ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि त्वचा, यकृत और फेफड़ा इनके द्वारा उत्सर्जन यानी कि वेस्ट पदार्थ जो होते हैं इनको बाहर की ओर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है। गाजर की जड़ों में, पके पपीते के फल में, पके हुए टमाटर के फल में, या फिर पके हुए आम के फल में। सबसे ज़्यादा जो है, देखिए आम में, टमाटर में, पपीते में, सब में विटामिन ए तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है हमारे राष्ट्रीय फल आम में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। तो ऑप्शन ए, सूडान में हाल ही में क्या हुआ है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सेना के द्वारा देश में क्या कर दिया गया? आपातकाल लगा दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान दिया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, रूस के द्वारा ही यह सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेना संयुक्त अभ्यास है, यानी कि तीन जो देशों हैं उनके मध्य संयुक्त अभ्यास किया गया है। तो कौन कौन से वे देश हैं भारत के? ऑप्शन यहाँ पे एक एक दिया हुआ है, तो 38 उसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन।
कोंकण शक्ति जो 2021 शुरुआत किया गया एक त्रिसेना यानी कि थल जल और वायुसेना के मध्य किया गया एक मिलिट्री अभ्यास है या फिर सैन्य अभ्यास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 12 मार्च, 25 जुलाई या फिर 23 अगस्त? किस दिन विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 24 अक्टूबर, ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? कौन से विश्व पर्यावरण दिवस? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? इसका आप कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। और पर्यावरण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है E100 पायलट प्रोजेक्ट। क्या है यह E100 पायलट प्रोजेक्ट? तो यह जो प्रोजेक्ट है यह E100 पायलट प्रोजेक्ट भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है? ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है यानी कि व्यवहारिक नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, जल्दी हमें डाटा वापस चाहिए। क्योंकि टेप क्या है? रैंडम एक्सेस मीडिया, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम या फिर आसानी से डैमेज्ड या फिर रीड ओनली मीडियम। क्या है? रैंडम एक्सेस मीडियम या फिर सीक्वेंशियल। देखिए जो टेप है यह सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है जिसकी वजह से एक डेटा रिकॉल करने के बाद ही दूसरा डेटा रिकॉल हो सकता है, इसलिए यह उपयोगी नहीं है जहां हमें जल्दी डेटा रिकॉल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट का मतलब क्या है? बिट किसे कहते हैं? बाइनरी डिजिट को या फिर बाइनरी नंबर को या फिर कंप्यूटर का एक भाग या फिर इनमें से कोई नहीं। जो बिट कहलाता है यह बिट कहलाता है बाइनरी डिजिट, इसका शॉर्ट फॉर्म है बिट। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति एक सिफारिश समिति की सिफारिश पर करते हैं। ठीक है, और इस समिति में कौन सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता और राज्यसभा का सभापति। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, तो ये समिति के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता ये समिति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? इनमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो पदेन सदस्य होते हैं उनमें से कौन पदेन सदस्य नहीं है? इनमें से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ये पदेन सदस्य होते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ये भी पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये भी पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष ये पदेन सदस्य नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? यानी कि जब इनकी नियुक्ति की जाएगी तो यह किसके परामर्श के द्वारा की जाएगी? ठीक है, क्या राज्यपाल के या फिर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या फिर भारतीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या फिर कोई आसीन जिला न्यायाधीश कब नियुक्त किया जा सकता है? तो यह नियुक्त किया जा सकता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ही। यही बात यदि अगर
सेंट्रल यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में की जाए तो वहां पे भारतीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्चतम जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्ति की जाती है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में क्या है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या किया जाता है, परामर्श किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में असत्य कथन, किस प्रकार के कथन का हमें चुनाव करना है, असत्य कथन का चुनाव करना है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का संचालन अनुच्छेद 343 के तहत किया जाता है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन अनुच्छेद 243 ZA के तहत करता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, जी नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय निकाय है, ना कि 3 सदस्यीय। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव विजया श्रीवास्तव रही हैं, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से हमें असत्य कथनों पर सत्य कथनों को चुनना है, ठीक है। यहाँ नीचे कूट दिए हुए हैं और इन कूटों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है कि नीचे राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में कौन से कथन जो है वह सत्य हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई, जी नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था, ना कि 92 में, ठीक। तो एक गलत हो गया। आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने 2005 से 2011 तक 2 बार अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है, बिल्कुल संभाला है गिरिजा व्यास ने 2005 से 2011 तक। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग में 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति का तथा 1 सदस्य अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है, नहीं, ऐसा कुछ भी अभी प्रावधान नहीं है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1995 में की थी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी 2 और 4 कथन सत्य हैं, बाकी जो कथन है वह कैसे हैं, असत्य कथन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है, यह कार्यकाल निर्धारित किया गया है 3 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो। और जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले हो, यह निर्धारित किया है। तो यहाँ बात की गई है सदस्यों की, 3 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले हो, ऑप्शन ए सही है, ठीक। अध्यक्ष की बात यदि अगर की जाए यहाँ पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, तो अध्यक्ष की जो उसके लिए आंसर हो जाएगा 3 वर्ष और 65 वर्ष, सदस्य के लिए 3 वर्ष और 60 वर्ष, ठीक। इसके बाद है कि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की जो स्थापना है यह की गई थी 29 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना की गई थी, यह स्थापना की गई थी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, और यह की गई थी 12 अक्टूबर सन 2005 को, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रेलो गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है। देखिए काफी प्रसिद्ध गीत है ये रेलो गीत, और ये गीत जो है इनका गायन किया जाता है भील और कोरकू जनजाति के युवक युवतियों द्वारा, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कि धार के किले के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है ये कि धार के किले के संदर्भ, धार के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको पता होगा, धार के किले का जो निर्माण है ये कराया गया था दक्षिण विजय के दौरान, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। तो इसका पुनर्निर्माण 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान करवाया था, ठीक। इसके बाद इस किले में खरबूजा महल है, ठीक है। इस किले में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का जन्म हुआ था, यह गलत कथन है, ठीक। इसके बाद इस किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण परमास नरेश मुंज के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, यह सही होगा। तो ऑप्शन सी है। इस किले में जो है वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ का जन्म ना हो करके
बाजीराव प्रथम का जन्म हुआ था धार के किले में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे कि धार के किले में बालाजी विश्वनाथ का जन्म ना होकर के पेशवा बाजीराव प्रथम का जन्म हुआ था यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग रत्न किसकी रचना है। यहाँ पर साहित्य से संबंधित ये प्रश्न है कि राग रत्न जो रचना है यह कुमार गंधर्व, शंकर पंडित, पंडित कार्तिक राम या फिर महाराजा चक्रधर सिंह किसके द्वारा रचना की गई है राग रत्न की। तो राग रत्न की जो रचना है यह रचना की गई है महाराजा चक्रधर, ऑप्शन नंबर डी, इनके द्वारा की गई है राजा चक्रधर। और इनके द्वारा राग रत्न, मंजूषा, नर्तन आदि अन्य ग्रंथ भी रचित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। यानी कि निम्न में से ये जो 4 आविष्कार हैं, इन चारों आविष्कारों में से कौन कौन से आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किए गए हैं। तो अमीर खुसरो ने जो आविष्कार किए हैं वह आविष्कार किए हैं सभी सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल गायन और राग तराना, इन सभी का आविष्कार किया गया है किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली जो है इनमें से वह है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी। ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथकली, इनमें से भरतनाट्यम सबसे प्राचीन भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अच्छा, भरतनाट्यम ये जो है यह तमिलनाडु में किया जाता है ना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। हमें यहाँ पे असत्य युग्म का चुनाव करना है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। जी हाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, इसकी स्थापना 1969, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1987 में ना की जाकर के 1985 में की गई थी। तो यह कथन क्या हो जाएगा, युग्म गलत होगा। और मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना 1983 में की गई थी। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी ने मालवा पर कब अधिकार कर लिया था। शेर शाह सूरी के द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया गया था और यह अधिकार किस सन में किया गया था। तो शेर शाह सूरी ने जो अधिकार किया था मालवा पर, वह अधिकार किया था 1542, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंशी शासकों ने कब करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कब करवाया था। यह करवाया था 950 से 1050 1050 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दाई महल कहाँ है। ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी या फिर मांडू। तो प्रसिद्ध दाई महल सभी को पता होना चाहिए, यह मांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है। तो प्रेमचंद के फटे जूते यह एक व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता इनमें से किसे कहा गया है। इनमें से आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है स्वामी विवेकानंद को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के वे 3 सैन्य अधिकारी जिन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, उनमें कौन एक शामिल नहीं था। शहनवाज खां, निरंजन गिल, प्रेम कुमार सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो या ढिल्लन। बताइए इनमें से कौन है जो कि शामिल नहीं था दिल्ली लाल किले मुकदमे में। तो इनमें से प्रेम कुमार सहगल जो है यह नहीं, ये शामिल थे। निरंजन गिल, ऑप्शन नंबर बी, निरंजन गिल शामिल नहीं थे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर क्या हुआ था, अधिकार गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने 1945 में दिल्ली लाल किले में एक मुकदमा चलाया था। इसमें 3 अभियुक्त थे, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, शहनवाज खां। और इनको क्या किया था, फांसी की सजा दी गई थी, जबकि राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। इसी के साथ इसमें शामिल जो नहीं थे वो नहीं थे निरंजन गिल।
ठीक है। बाकी जो इनके बचाव में वकील थे, उनका टीम थी एक वकीलों की, उसका नेतृत्व किया था भूला भाई देसाई ने, तेज बहादुर सप्रू ने, कैलाशनाथ काटजू, और ये सभी शामिल थे। हाँ, इनमें हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, लेकिन जो मुख्य वकील थे वो मुख्य वकील थे भूला भाई देसाई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट सर एस्ले ईडन, अलेक्जेंडर जॉन आर्बूथनोट, या फिर लॉर्ड लेटन, या फिर लॉर्ड स्टेनले, किसके द्वारा बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था? ये लाया गया था भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लेटन ने 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लाए थे। किसने? लॉर्ड लेटन ने। यहाँ पे आप एक ट्रिक के तरीके से याद भी रख सकते हैं इसको कि 1878 में जो स्वतंत्रता थी प्रेस की, वह लॉर्ड लेटन ने क्या कर दी थी? लिटिल कर दी थी। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए, तालीकोटा दक्षिण भारत की लड़ाइयों में काफी प्रसिद्ध लड़ाई है, और यह लड़ाई तालीकोटा, इसको हम बन्नी हट्टी का युद्ध या फिर राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, और यह लड़ी गई थी 1565 में। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि तालीकोटा या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध है, यह किन किन राज्यों के बीच हुआ था? तो इसमें क्या था, एक तो विजयनगर साम्राज्य था, और दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय कुछ राज्य थे जिनका एक संघ था। उस संघ में बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकोंडा 4 राज्य शामिल थे। हाँ, यहाँ पे दक्षिण भारतीय 5 राज्य थे, एक कौन सा? बरार। लेकिन जो संघ था इसमें बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकोंडा ही शामिल थे, जबकि बरार इसमें शामिल नहीं था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया गया। इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय से थे। ए या बी, या फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज मक्का था। कौन से कथन हमें सत्य कथन का चुनाव करना है? ऑप्शन नंबर सी सही है। इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया गया तथा इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय से थे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। यह कहाँ स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, मैकाल श्रेणी में, या फिर विंध्यन श्रेणी में? सभी को पता होगा मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है वह महादेव श्रेणी में अवस्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है धूपगढ़ की वह 1350 मीटर है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मंदसौर, रायसेन, भिंड में, गोहद तहसील, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, भिंड की गोहद तहसील में मध्य प्रदेश की सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, और यह वर्षा होती है मात्र 55 सेंटीमीटर, जबकि मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा है 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के वन हैं? तो बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में जो वन पाए जाते हैं वह वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय किस प्रकार के वन है? उपाद्र पहाड़ी वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, कटीले वन, या फिर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उष्ण आर्द्र जो है, एक तो आर्द्र भी है, ऊपर से हमारा मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंध में है, और वहां पाए जाने वाले वन अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें खनिज और उत्पादन के स्थान, यानी कि मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह संपूर्ण भारत देश में कौन से नंबर पर है? गेरू खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है संपूर्ण भारतवर्ष में वह प्रथम स्थान पर आता है गेरू के उत्पादन में, जबकि संगमरमर के उत्पादन में मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, और बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर, और कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है भारत में 4th स्थान पर आता है। ठीक, तो इस प्रकार आंसर हम मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमें सूची का सुमेलन करना है और यह भी मध्य प्रदेश से संबंधित खनिज और उत्पादन में अग्रणी जिले, यानी कि हीरा खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पन्ना जिला अग्रणी जिला है, प्रथम स्थान पर है। जबकि स्लेट के उत्पादन में मंदसौर और रॉक फास्फेट और यूरेनियम, आपको पता होना चाहिए रॉक फास्फेट जो है वह सागर में प्राप्त होता है और यूरेनियम की खोज की गई है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 अंगुली नुमा झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। यदि मैप की हम बात करें, मैप को बहुत अच्छे से आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 झीलें हैं और ये पांचों झीलें एक अंगुली नुमा संरचना का निर्माण करती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर हमें इनका क्या है, क्रम बताना है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 जो झीलें हैं उनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है। सबसे पहले जब हम पूर्व से चलेंगे पश्चिम की ओर तो ओंटेरियो झील हमें प्राप्त होगी, इसके बाद इरी, फिर ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। इस प्रकार यह क्रम जो है सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एनोमीमीटर द्वारा वायु की चाल मापी जाती है, बिल्कुल ठीक है। एनोमीमीटर द्वारा वायु की चाल नापते हैं। अमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। टेक्योमीटर दावांतर नहीं मापता है, तो ऑप्शन सी जो है यह गलत होगा, सुमेलित नहीं है। जबकि पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप का मापन किया जाता है। ठीक है, तो दावांतर जो है या फिर दाब का मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और टेक्योमीटर एक प्रकार का क्या है, सर्वेक्षण उपकरण है, यानी कि सर्वेक्षण उपकरण है। तो क्या करते हैं इसके द्वारा, टेक्योमीटर के द्वारा क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन या फिर दिशाओं के त्वरित मापन के लिए क्या इसका प्रयोग किया जाता है, टेक्योमीटर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं। तो भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र है इनका निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सर्वेक्षण जो है इसके द्वारा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्रों का जो है निर्माण किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है कोलकाता में और इसकी स्थापना की गई थी 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू कौन सा है। कौन कौन से 2 महासागर की बात की जा रही है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, और इनको जोड़ने वाला जो जल डमरू है वह जल डमरू है बेरिंग जल डमरू। सर्वाधिक प्रमुख जल डमरुओं में से एक है बेरिंग। ठीक, और जो बेरिंग जल डमरू है यह 180 देशांतर के कैसा है, समानांतर है। ठीक, और 180 देशांतर को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रश्न इस प्रकार भी कई बार आ चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल डमरू है। तो बेरिंग जल डमरू या जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के समानांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के तट को हम क्या कहते हैं, कोंकण तट, मालाबार, कोरोमंडल या फिर कोनारा तट। तो केरल का जो तट है इसे कहा जाता है मालाबार तट, ऑप्शन बी। और मालाबार जो तट है वह मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही कथन का चुनाव करना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वोत्तम तरीके से यह स्पष्ट करते हैं कि किसी नदी की निचली धारा अवसाद से कभी कभी अवरुद्ध क्यों हो जाती है। नदी की घाटी निचली धारा में सबसे अधिक चौड़ी होती है, नदी का वेग उसकी निचली धारा में कम होता है। कई बार नदी की निचली धारा में डेल्टा विकसित हो जाता है और नदी की निचली धारा से अधिकांश पानी सिंचाई के लिए लिया जाता है। तो इनमें से कौन से कथन जो है वह अवसाद से कभी कभी नदी के अवरुद्ध होने में सबसे सत्य तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यह 1, 2, 3 यानी कि नदी घाटी की निचली धारा सबसे अधिक चौड़ी हो जाती है। दूसरा, नदी का वेग निचली धारा में कैसा कम हो जाता है और कई बार नदी निचली धारा में डेल्टा विकसित हो जाता है, लेकिन नदी की निचली धारा से अधिकांश पानी सिंचाई के लिए जाता है, यह जो है वह सही नहीं है। तो 1, 2, 3 जो है इस क्वेश्चन के आंसर होंगे।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म या फिर एक से अधिक युग्म क्या है सुमेलित, सही युग्मों का हमें चयन करना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान से कोयल नदी निकलती है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान से सोन नदी और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से सिंधु नदी। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए इनमें से ये सभी कथन सही हैं कि बेतला से कोयल नदी भी निकलती है, बांधवगढ़ से सोन नदी और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से सिंधु नदी निकलती है, यानी कि वहां से प्रवाहित होती है, उनका उद्गम स्थल नहीं है लेकिन वहां से निकलती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए हम एक आदर्श मंडल मानते हैं, क्यों मानते हैं? इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है? नहीं। इस परत में तापमान सम रहता है और इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, इंसान नहीं ये इंजन है, इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति रहती है। यह परत विमान विभेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है और इस परत में बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो इसके लिए जो आंसर है यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो समताप मंडल है यहाँ पे बादल और अन्य मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है वहाँ का जो सामने दृश्य क्षमता होती है, देखने की क्षमता होती है, वह कैसी होती है? साफ होती है, स्वच्छ होती है, दूर तक का दिखाई देता है। इसलिए समताप मंडल में जेट विमानों को उड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? देखिए इनमें से मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, यानी कि आपको मध्य प्रदेश के सचिवों के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। तो आरपी नाइक, बी के दुबे और आर एस खन्ना यह मुख्य सचिव रहे हैं, जबकि पी के नरहोना कभी भी मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। अच्छा, तो पी के नरहोना कौन थे? देखिए पी के नरहोना कभी भी नहीं रहे, लेकिन हाँ नरहोना शब्द से आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि दूसरे सचिव का नाम आरपी नरहोना था, आरपी नरहोना, ना कि पी के नरहोना। तो ऑप्शन डी जो है वह इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा में पारित किया गया था? मध्य प्रदेश की विधानसभा में लोकायुक्त जो अधिनियम है यह कब पारित किया गया था? तो सभी को पता होगा कि 1981 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था और उस पर राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल गई थी तो वह लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किस में प्रदान की गई थी? यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि जो ना तो केंद्र और ना ही संघ को, तो किसे प्रदान की गई थी? प्रांतों को या फिर संघों को? किसको प्रदान की गई थी बताइए? अवशिष्ट शक्तियां भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्या संघीय विधानमंडल को या फिर गवर्नर जनरल वाइसराय को या फिर प्रांतीय विधानमंडल को या फिर प्रांतीय राज्यपालों को अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत? तो यह शक्तियां प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का भुगतान संतुलन व्यवस्थित अभिलेख है, यानी कि भुगतान संतुलन क्या प्रदर्शित करता है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, या फिर एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, या फिर एक देश से दूसरे देश की पूंजी का संचालन। भुगतान संतुलन क्या प्रदर्शित करता है? तो भुगतान संतुलन यह प्रदर्शित करता है किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात के मध्य जो लेन देन होता है वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 और भारत संविधान के भाग 5 के तहत जो है नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की। ठीक है। अच्छा, 74 में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है और इस प्रकार कहा गया है कि भारत का में एक राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वह कौन होगा? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा जिसका काम होगा राष्ट्रपति को सलाह देना। तो अनुच्छेद 75 में स्पेशल कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वह मुख्यालय में है, मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जो लोक लेखा समिति होती है इसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो संसद की लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 सदस्य राज्यसभा से तथा 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और इसकी जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक, और सामान्यतः ये एक रिवाज है कि विपक्षी दल का जो नेता होता है उसे ही लोक लेखा समिति का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना का जो शुभारंभ है यह किया गया था 15 अगस्त 2018 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 15 अगस्त 2018 को आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इस योजना के तहत 5 लाख तक का क्या किया जाता है? निःशुल्क इलाज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हमें कथनों पर विचार करके सत्य कथनों का चुनाव करना है। क्या कहते हैं कथन? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 में दी गई है। अनुच्छेद 131 के अधीन उच्चतम न्यायालय के कृत्य शुद्ध रूप से परिसंघीय हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद जो उत्पन्न होता है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता क्षेत्र से बाहर है। इनमें से कौन से कथन जो है वह सत्य हैं? देखिए, जो तीसरा है यह तो गलत है क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन सी जो होगा यह सही होगा कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 में दी गई है और अनुच्छेद 131 के अधीन उच्चतम न्यायालय के कृत्य शुद्ध रूप से कैसे हैं? परिसंघीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी असत्य कथन का हमें चुनाव करना है। ठीक, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, कथन सही है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, किसी भी देश को नहीं करता ऋण प्रदान, यह प्रदान करता है सदस्य देशों को। और यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है? जी नहीं, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या कौन से युग्म क्या है? सुमेलित हैं। प्रगतिशील कर किसे कहते हैं? आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि। प्रतिगामी कर आय में वृद्धि के साथ कर में कर प्रतिशत में कमी। और अनुपातिक कर संपूर्ण आय पर समान दर से कर। इनमें से कौन कौन से जो कूट हैं वह सही हैं? देखिए, तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के सही क्रम को चुनिए। देखिए, खाद्य श्रृंखला में 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं और उन पोषण स्तरों में सही क्रम है वह कौन सा क्रम सही होगा? देखिए, सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक हैं वह आएंगे। तो उत्पादक यानी कि स्वपोषी, जो अपना पोषण स्वयं बना सके। इसके बाद स्वपोषी से जो आहार ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी। और शाकाहारी से जो पोषण या फिर आहार ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी। और जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों से ही आहार ग्रहण करें वो कहलाते हैं सर्वाहारी। और जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो फिर काम आता है अपघटक का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल फाइटर जेट किस फ्रेंच कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? देखिए, यह है भारत के द्वारा खरीदा गया है। 27 जुलाई 2020 को राफेल जेट के पहले बैच में फ्रांस से उड़ान भरी है। ठीक है, फ्रांस से हमने खरीदे हैं और यह जो विमान है 29 जुलाई 2020 को कहाँ पहुँच गए हैं? भारत आए थे।
ठीक, तो ये किस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं ये हमें बताना है। तो ये कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, दसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाए गए हैं राफेल फाइटर जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल रोवर परसेवरॉन्स किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। मंगल रोवर यान है परसेवरॉन्स और यह लॉन्च किया गया है इसरो, संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी या फिर इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी या फिर नासा, किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा मंगल रोवर परसेवरॉन्स को जो है वह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान शुरू किया गया है। तो उन्नत भारतीय अभियान, एक तो CSIR और विज्ञान भारती के साथ एक और संस्था, यानी कि 3 संस्थाओं ने मिलकर के उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की गई है और यह है IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों ने CSIR, विज्ञान भारती और IIT दिल्ली के द्वारा उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की गई है। क्या है उन्नत भारत अभियान। यह जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित एक ट्राइफेड के तहत है। मतलब ट्राइफेड में क्या होता है, जो जनजाति होती हैं वो अपने कुछ उत्पादन होते हैं उनको विपणन से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं, यानी कि औद्योगिक गतिविधियां हैं किससे संबंधित, आदिवासियों या फिर SC ST से संबंधित, उनके लिए उन्नत भारत अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संध्या अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर फर्राटा दौड़। ऑप्शन बी, संध्या अग्रवाल जो है क्रिकेट की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुकी हैं और इन्होंने जो जन्म है यह मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है, तो इन मध्य प्रदेश से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो इस पहला प्रश्न तो यही बन गया आपका कि इंग्लैंड का जो इप्सम स्टेडियम, यानी कि प्रश्न बन जाता है कि इप्सम स्टेडियम कहाँ है, तो यह है इंग्लैंड में और यह किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है वह घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स रेसिंग, ऑप्शन ए, उसके लिए प्रसिद्ध है इप्सम स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है, यानी कि थर्ड आई जो खेल शब्दावली है यह किससे संबंधित है, क्रिकेट, तीरंदाजी, बिलियर्ड्स या फिर हॉकी। तो यह जो है थर्ड आई खेल शब्दावली, थर्ड एम्पायर आपने नाम सुना होगा, तो क्रिकेट से संबंधित है थर्ड आई या फिर तीसरी आंख। पिनाका क्या है, पिनाका सभी को पता होगा अब तक कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। पिनाका क्या है कि जो पहले अभी वर्तमान में 12 रॉकेट क्या हैं इससे एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं और DRDO के द्वारा 1986 में विकसित किया गया था पिनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा संचार के सिग्नल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। जो डेटा का संचार होता है उनसे यहाँ पर कुछ सिग्नल्स और उनका रूप कैसा होता है। डिजिटल में डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है, एनालॉग में डाटा का रेडियो तरंग रूप होता है और हाइब्रिड में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों ही रूप होते हैं। तो 98 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों ही युग्म कैसे हैं, सही है। 99 नंबर का प्रश्न है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। यानी जब हम नेट चलाते हैं या फिर नेट सर्फिंग करते हैं उस समय वेब पेज पर एक वर्ड होता है जिस पर टच करते से ही दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हाइपरलिंक। सामान्यतः ये हाइपरलिंक जो होती हैं ये ब्लू कलर में वर्ड को शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और आखिरी क्वेश्चन है कि वह डिवाइस ब्लैंक, वह डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ती है क्या कहलाती है, गेटवे, पाथवे, रोडवे या फिर बस। देखिए वह डिवाइस जो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ती है वह कहलाती है गेटवे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक।